स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल इन्फिनिटी स्टडी में। मैं अजय पांडे आपको फिजिक्स के टॉपिक स्टार्ट किया था, जहाँ पे हमने साउंड चैप्टर स्टार्ट किया था। आज हम साउंड का पार्ट 3 देखेंगे। जो साउंड के बारे में हमने देखा था कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड, ध्वनि तरंगों के लक्षणों के अभिलक्षणों के बारे में देखा था, जहाँ पे हमने तीव्रता, ध्वनि तरंगों की तीव्रता देखी थी, पिच देखा था, गुणता देखी थी और इको देखा था, मीन्स रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड देखा था। उसके बाद आज हम देखेंगे कि ध्वनि तरंगों का विवर्तन क्या होता है। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ध्वनि तरंगों का विवर्तन, डिफ्रेक्शन ऑफ साउंड वेव। जो साउंड ध्वनि तरंगों की जो तरंग दैर्ध्य होती है वो 1 मीटर की कोट की होती है। वेव लेंथ जो होती है, वेव लेंथ ऑफ साउंड वेव, वो होती है लगभग 1 मीटर की, 1 मीटर की कोट की होती है। ठीक है कि किन्हीं भी ध्वनि तरंगों का किसी भी अवरोध के किनारे से मुड़कर आगे बढ़ जाने की जो प्रक्रिया होती है, ये जो घटना घटित होती है, आगे अवरोध के किनारों से मुड़कर आगे बढ़ जाने की जो घटना होती है, उसी को हम क्या बोलते हैं? ध्वनि तरंगों का विवर्तन बोलते हैं। इसकी जो वेवलेंथ होती है 1 मीटर की कोट की होती है। ये अवरोधों से क्या होती है? अवरोध, जो कोई भी अवरोध अगर ला देते हैं तो उस पर अवरोध के किनारे से मुड़कर आगे बढ़ जाती है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं? ध्वनि तरंगों का विवर्तन बोलते हैं। इसी गुण के कारण, ध्वनि तरंगों के विवर्तन के कारण ही हमें जो, जैसे हम कमरे के अंदर बैठे होते हैं तो हमें जो बाहर की ध्वनियाँ सुनाई देती हैं, इन्हीं गुण के कारण सुनाई देती हैं। ध्वनि तरंगों के विवर्तन के गुण के कारण ही हमें अंदर बैठकर बाहर की जो ध्वनियाँ सुनाई देती, कमरे के बाहर की जो ध्वनियाँ सुनाई देती हैं, वो विवर्तन के कारण सुनाई देती, डिफ्रेक्शन ऑफ साउंड वेव के कारण सुनाई देती हैं। ठीक है, तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो एग्जाम्पल डायरेक्ट पूछा जाता है, क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ लिया जाएगा कि आप कोई कमरे के बाहर की जो ध्वनियाँ सुनाई देती हैं, ध्वनि तरंगों के किन गुणों के कारण सुनाई देती है? तो वो ध्वनि तरंगों का विवर्तन के गुण के कारण सुनाई देती है। ठीक है, अब हम देखेंगे रेजोनेंस क्या होता है, अनुनाद। हम देखेंगे रेजोनेंस क्या होता है। देखेंगे कि रेजोनेंस क्या होता है। ठीक है, हिंदी में बोलते हैं अनुनाद। ये जो होता है, ये फोर्स वाइब्रेशन की विशेष स्थिति होती है। ठीक है, फोर्स्ड वाइब्रेशन की विशेष स्थिति, ठीक है, ये जो फोर्स्ड वाइब्रेशन होता है उसकी विशेष स्थिति होती है। ठीक है, स्पेशल केस होता है फोर्स्ड वाइब्रेशन। अनुनाद क्या होता है? जब किसी भी कंपनकारी वस्तु की स्वाभाविक आवृत्ति किसी अन्य वस्तु की आवृत्ति के बराबर हो जाए या उसका पूर्ण गुणज हो जाए, तो इसके कारण जो वस्तु का आयाम होता है अत्यधिक बढ़ जाता है। वस्तु का आयाम अत्यधिक बढ़ जाने के कारण साउंड की इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, जिसके कारण उसमें बहुत अधिक ऊर्जा होती है। उसी को हम क्या बोलते हैं? अनुनाद बोलते हैं। देखिए, आप इसकी डिफिनीशन देखिएगा। जब किसी कंपनकारी वस्तु की स्वाभाविक आवृत्ति जो होती है किसी अन्य वस्तु की आवृत्ति के बराबर हो जाए या उसका पूर्ण गुणज हो जाती है, तो जो आयाम होता है वो अत्यधिक बढ़ जाता है। किसी भी वस्तु का आयाम अत्यधिक बढ़ जाता है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं? अनुनाद बोलते हैं। रेडियो जो होता है, रेडियो भी अनुनाद पर आधारित होता है। अनुनाद के सिद्धांत पे रेडियो भी अनुनाद सिद्धांत पर आधारित होता है। ठीक है, आप सबने एसएससी रेलवे में एक क्वेश्चन जरूर देखा होगा कि जब सैनिकों की टुकड़ी
चलती है तो उसके जो कदम ताल हैं किसी भी ब्रिज के पहले मतलब उसको रोक दिया जाता है। ऐसा क्यों किया जाता है? ऐसा इसलिए किया जाता है, अनुनाद के ही सिद्धांत पे आधारित है, क्योंकि जब सैनिकों की कदम ताल की जो टुकड़ी की आवृत्ति, कदम ताल की जो आवृत्ति होती है वो ब्रिज पे चलते हैं तो ब्रिज की वस्तु की कंपनकारी वस्तु की आवृत्ति के बराबर न हो जाए। ठीक है, जो अगर दोनों की आवृत्ति बराबर हो जाएगी तो अत्यधिक आयाम उत्पन्न होगा, अत्यधिक आयाम की इंटेंसिटी बढ़ जाएगी तो ब्रिज के टूटने का खतरा हो सकता है। इसलिए सैनिकों के कदम ताल किसी भी पुल या ब्रिज के पहले ही रोक दिए जाते हैं, क्योंकि उसकी जो आवृत्ति है वो ब्रिज की आवृत्ति के बराबर, कंपनकारी वस्तु की आवृत्ति के बराबर न हो जाए। ठीक है, इसलिए ये उसका दो एग्जाम्पल हो। एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, सैनिकों के कदम ताल जो है वो किसी भी ब्रिज के पहले क्यों रुका दिए जाते हैं, तो किस सिद्धांत पे होता है? वो अनुनाद के सिद्धांत पे होता है। ठीक है, अब देखिएगा, अब हम दूसरा देखेंगे डॉपलर इफेक्ट। ध्वनि तरंगों का डॉपलर प्रभाव क्या होता है? देखिए, इसकी डेफिनेशन देखिएगा। जब कोई भी श्रोता तथा स्रोत किसी भी ध्वनि का स्रोत तथा श्रोता के बीच अगर आपेक्षिक गति होती है, रिलेटिव मोशन होता है, तो यदि किसी श्रोता तथा स्रोत के बीच ध्वनि का अगर कोई सुनने वाला है और जहाँ से ध्वनि उत्पन्न हो रही है उनके बीच में अगर कोई रिलेटिव मोशन, मतलब कि अगर उनके बीच में आपेक्षिक गति होती है, तो जो वस्तु की स्वाभाविक आवृत्ति है वो आवृत्ति स्वाभाविक रूप से ना सुनाई देकर परिवर्तित रूप में सुनाई देती है। मतलब जो आवृत्ति होती है उसकी वो मतलब एक्यूरेट ना सुनाई देगी, हमें परिवर्तित मीन्स फ्रिक्वेंस एक तरह से घटती बढ़ती टाइप की सुनाई देती है। ठीक है, देखिए क्या होता है, जब कोई श्रोता तथा स्रोत के बीच, ध्वनि के कोई स्रोत है तथा श्रोता के बीच अगर बीच में आप एक रिलेटिव मोशन होता है तो उनकी जो आवृत्ति होती है वो परिवर्तित हुई हमें सुनाई देती है। ठीक है, अब एग्जाम्पल देखेंगे। ट्रेन, अगर आप किसी भी स्टेशन पे खड़े होते हैं तो ट्रेन आती है, जब ट्रेन जैसे जैसे आपके पास आती जाती है तो ट्रेन की जो सीटी की आवाज़ है आपको उतनी ही तेज़ गति से सुनाई देती है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा होता है डॉपलर इफेक्ट के कारण। हमेशा याद रखिएगा, इसका एग्जाम्पल पूछ लिया जाता है कि ट्रेन की सीटी जब यात्री से आगे यात्री की तरफ बढ़ती है तो उसकी सीटी अधिक तेज सुनाई देती है, किस इफेक्ट के कारण? तो वो होता है ध्वनि तरंगों का डॉपलर प्रभाव के कारण होता है। ठीक है, ट्रेन वाला एग्जाम्पल, ट्रेन की सीटी की आवाज याद रखिएगा आप। दूसरा है वायुयान की जो गति है, वायुयानों की गति है डॉपलर इफेक्ट के द्वारा ज्ञात की जाती है, मतलब डॉपलर प्रभाव के द्वारा ज्ञात की जाती है। के द्वारा ज्ञात की जाती है। ठीक है, याद रखिएगा आप। देखिए, हमने अभी देखा कि डॉपलर प्रभाव क्या होता है। किसी भी ध्वनि के स्रोत तथा श्रोता के बीच जब रिलेटिव मोशन होता है तो जिसकी ध्वनि की आवृत्ति होती है हमें बदली हुई प्रतीत होती है। जब कभी भी स्टेशन में आप खड़े होते हैं तो जब कोई ट्रेन आती है आपकी तरफ आती होती है तो ट्रेन की सीटी, ट्रेन का हॉर्न होता है वो आपको बढ़ता हुआ प्रतीत होता है। ठीक है, किस प्रभाव के कारण? डॉपलर प्रभाव के कारण। ठीक है, वायुयान, उड़ते हुए जो वायुयान है, एरोप्लेन है, उनकी जो गति का पता लगाने के लिए डॉपलर प्रभाव का यूज़ किया जाता है। ठीक है, एग्जाम में डायरेक्ट पूछ लिया जाता है। अब हम देखेंगे व्हाट इज द मैक नंबर, क्या होता है। ध्वनि से ही रिलेटेड है ये मैक नंबर। देखेंगे मैक संख्या क्या होती है। मैक नंबर, मैक संख्या। ठीक है, देखिए मैक संख्या क्या होता है। ये एक प्रकार का रेशियो होता है वस्तु की गति
बटे ध्वनि की गति। इसको समझने के लिए हम देखेंगे, देखिए मैक संख्या जो होती है वो होती है किसी माध्यम में देखिए मैक संख्या क्या होता है, मैक संख्या एक प्रकार का अनुपात होता है, रेशियो होता है। इट इज़ द रेशियो ऑफ किसी भी माध्यम में वस्तु की जो चाल होती है, वस्तु की गति बोल सकते हैं या वस्तु की चाल बोलेंगे हम यहाँ पे, किसी भी माध्यम में वस्तु की चाल देखिए मैक संख्या क्या होता है, मैक संख्या एक प्रकार का रेशियो होता है। इट इज द रेशियो ऑफ किसी भी माध्यम में वस्तु की चाल तथा कि उसी माध्यम में ध्वनि की चाल के अनुपात को मैक संख्या बोलते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, किसी भी माध्यम में वस्तु की चाल तथा उसी माध्यम में किसी ध्वनि की चाल, उसी माध्यम में ध्वनि की चाल तथा किसी माध्यम में वस्तु की चाल के अनुपात को हम क्या बोलते हैं, मैक संख्या बोलते हैं। इट इज द यह एक अनुपात होता है किसी भी माध्यम में वस्तु की चाल का तथा उसी माध्यम में ध्वनि की चाल का अनुपात होता है। इसे जैसे अगर देखा जाए तो अगर ध्वनि की चाल, अगर हम ध्वनि की वस्तु की चाल को भी माने और ध्वनि की चाल को सी माने तो ये हो जाएगा V/C। ठीक है, ये चीज़ें आप याद रखिएगा, एग्जाम में पूछ लिया जाता है। मैक संख्या किन दो चीज़ों का रेशियो होता है, किसी भी वस्तु की चाल तथा ध्वनि की चाल को के रेशियो को अपन क्या बोलते हैं, मैक संख्या बोलते हैं। ठीक है, अगर अभी इससे रिलेटेड एक और चीज़ देखिएगा, अगर मैक संख्या 1 है, ठीक है, तो जो ध्वनि की चाल, वस्तु की चाल होती है वो ध्वनि की चाल के बराबर होती है। ठीक है, हमने वस्तु की चाल को भी माना है, ध्वनि की चाल को सी माना है, तो अगर 1 होगा, ये चीज़ें अगर 1 हो जाएगी तो V/C होगा, तो ये डायरेक्टली V/C हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए V/C हो गया। अगर मैक संख्या 1 से ज़्यादा होता है, ठीक है, अगर मैक नंबर जो है 1 से ज़्यादा होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, पराध्वनिक बोलते हैं। पराध्वनिक बोलते हैं मीन्स सुपरसोनिक। ठीक है, इसी प्रकार अगर मैक संख्या 5 से ज़्यादा होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, हाइपरसोनिक, अति पराध्वनिक। ठीक है, देख लीजिए, हाइपरसोनिक बोलते हैं। इसका वो यूज़ क्या है मैक नंबर का, जो वायुयानों की गति होती है, वायुयान की गति को मैक नंबर ठीक है, देखिए अब समझ गए होंगे क्या होता है मैक नंबर। इसका यूज़ किया जाता है वायुयान की गति बताने में। वायुयान की गति जो दर्शाई जाती है, वायुयान की गति जो दर्शाई जाती है, मैक संख्या दर्शाई जाती है। जो हमारे फाइटर जेट है उनकी भी गति जो होती है, वायुयान गति जो होती है, मैक नंबर दर्शाई जाती है। तो अगर मैक संख्या 1 होता है तो जो माध्यम में वस्तु की चाल ध्वनि की चाल के बराबर हो जाती है। 1 से ज़्यादा होता है तो उसे अपन सुपरसोनिक बोलते हैं। अगर 5 से ज़्यादा है तो उसे हाइपरसोनिक बोला जाता है। तो एग्जाम में डायरेक्ट पूछ लिया जाता है, अगर मैक नंबर 1 से ज़्यादा है तो उसे क्या बोलेंगे, 5 से ज़्यादा तो उसे क्या बोलेंगे। ठीक है, तो देखिए अब हमने मैक नंबर देखा, तो मैक नंबर क्या है, किसी भी माध्यम में वस्तु की चाल तथा उसी माध्यम में ध्वनि की चाल के अनुपात को मैक नंबर बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हमारा जो ध्वनि का चैप्टर है, साउंड चैप्टर है, वो हमारा ख़त्म होता है। तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा हमारे वीडियो को देखिए और शेयर करिए। हम अब नेक्स्ट लेक्चर में आपको इसकी क्वेश्चन सीरीज ले आएंगे, न्यूमेरिकल टाइप का PDF न्यूमेरिकल बना के डालेंगे। तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, ऑप्टिक्स, प्रकाश की स्टार्ट करेंगे। तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखिए, शेयर करिए। थैंक यू।